हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पे। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी परागण और उसके प्रकार, जिसमें अपन ने पढ़ा था स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन। जिसमें परनिषेचन की जो प्रोसेस है उसको अपन एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ परनिषेचन में बेसिकली क्या होता है, तो सेम स्पीसीज़ के अलग अलग प्लांट्स और उन पर लगे हुए फ्लावर्स लाइक दिस, इसके पराग कणों का इस प्लांट पर लगे हुए फ्लावर तक पहुंचना या इसके पराग कणों का इस प्लांट तक लगे हुए फ्लावर तक पहुंचना, जो प्रोसेस है वो कहलाता है जीनोगेमी, जिसे हमने परनिषेचन नाम दिया था। बेसिकली ये एक प्रकार से क्रॉस पोलिनेशन है और इसे हम प्योरली क्रॉस पोलिनेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों ही कंडीशन में पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी हो रही है, क्रॉस। तो इसलिए इसको क्रॉस पोलिनेशन कह सकते हैं। और इस स्थिति में पराग कणों को इस प्लांट से इस प्लांट तक या इस प्लांट से इस प्लांट तक ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के जो एजेंट्स हैं या जो कारक हैं, जिनको अपन परागणकारी कारक कह सकते हैं, वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं और उन्हीं के थ्रू जो पोलन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जो पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है अजैविक कारक, अजैविक कारक यानी कि अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स की यदि अपन बात करें तो इनमें बेसिकली दो चीज़ें शामिल की गई हैं, बाई विंड एंड बाई वाटर, यानी कि वायु द्वारा और जल द्वारा। वायु द्वारा होने वाला जो परागण है वो कहलाएगा वायु परागण, जिसे आप एनीमोफिली कह सकते हो। और जल द्वारा जो होता है उसे हम कहते हैं जल परागण, हाइड्रोफिली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वायु परागण की। वायु परागण में जो खास बात है वो ये कि ये मोस्टली जो ग्रासेस हैं, यानी कि जो घासें हैं, यानी कि जो ज़्यादातर मोनोकॉट्स प्लांट हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। खास बात यह कि वायु परागण दर्शाने वाले पादपों के पुष्पों की कुछ विशेषता है, जिसमें उनकी जो वर्तिका और जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका काफ़ी लंबी होती है जो पुष्प से बाहर निकली हुई रहती है, और जो वर्तिकाग्र है वो फीदरी यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रोमिल होती है, जो हवा में हवा के वेव के थ्रू ऐसे बाहर बहती रहती है, लटकती रहती है। दूसरी खास बात कि इनके जो पोलन्स हैं या जिनको हम कह सकते हैं पराग कण, इनकी भी विशेषता होती है। इनकी विशेषता की बात करें तो ये पहली बात तो ये कि ये बहुत अत्यधिक संख्या में बनते हैं। दूसरी बात, आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, वज़न में काफ़ी, जिनको हम कह सकते हैं हल्के होते हैं, और इनकी जो बाह्य सतह है वो बिल्कुल कैसी होती है, शुष्क होती है। और ये जो सब चीज़ें हैं ये इन पराग कणों को वायु के द्वारा, यानी कि हवा की जो तरंगें इस तरह से बहती है, यानी कि जो हवा है ये उसके थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। फ़ायदा ये हुआ कि जो वर्तिका या जो वर्तिकाग्र है वो फ्लावर से कुछ इस प्रकार से बाहर निकल करके ऐसे लटकी हुई रहती है और उस पर ऐसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में रोम होते हैं लाइक दिस। तो जब हवा के थ्रू परागकण जब इधर से गुजरते हैं तो ये उसके रोम वगैरह में या जो फीदर्स लगे हुए रहते हैं उनमें ये फंस जाते हैं और परागण की क्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने भुट्टा देखा होगा मक्का का, उसमें भी आपको इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। भुट्टे में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बाल जैसी स्ट्रक्चर इस तरह से जो वर्तिकाएं हैं, वो वर्तिकाग्र हैं, वो बाहर निकली हुई दिखाई दे सकती हैं।
तो ये तो हो गया आपका वायु परागण। काफ़ी लिमिटेड प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। अब दूसरा आता है जल परागण। यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, जल परागण। जल परागण की यदि अपन बात करें तो ये बहुत ही सीमित पादपों में देखने को मिलता है। अपनी बुक के अकॉर्डिंग नियर बाई 30 जेनरा, यानी कि जो 30 वंश हैं पौधों के, उनमें उन तक ही ये जल परागण सीमित है। हालांकि इसके अलावा यदि अपन पीछे अपनी पुरानी चीज़ों को रिकॉल करें तो जैसे कि शैवाल हुए, ब्रायोफाइट्स पादप हुए, टेरिडोफाइट्स पादप हुए, इनमें मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक, यानी कि पुंगड़ुओं को अंड कोशिका तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो कौन पूरी करवाता है? जल। अब चूंकि गैमेट ट्रांसफ़र जल के द्वारा होता है, इसीलिए एल्गी, ब्रायो, टेरिडो जो हैं वो ज़्यादातर जल स्रोतों तक ही सीमित हैं, यानी कि हर जगह ये देखने को नहीं मिलते। जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है वहीं ये प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जल परागण की। तो जो जल परागण है ये होता है दो प्रकार से। या तो ये कहाँ संपन्न होगा? जल की सतह पे, या फिर कहाँ संपन्न होगा? जल के भीतर, यानी कि पानी के अंदर। अगर जल की सतह पर यह संपन्न होता है तब हम इसको कहेंगे अधिजल परागण, यानी कि एपी हाइड्रोफिली। यदि जल के अंदर संपन्न होता है तब हम इसको कहेंगे अधोजल परागण, यानी कि हाइपो हाइड्रोफिली। अब इनके लिए यदि अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से अपन बना सकते हैं कि जैसे ये जल है और इसमें सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार से प्लांट लगा हुआ है। अधिजल परागण के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं वेलिसनेरिया। ये वेलिसनेरिया का प्लांट है। यहाँ क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो अपने वृंत की लंबाई में वृद्धि करते हुए जल की सतह तक पहुँच जाता है। ये है आपका फीमेल फ्लावर। और मेल फ्लावर या पोलन्स त्याग दिए जाते हैं, जो जल में तैरते हुए जल की सतह पर आकर के इस तरह से टिक जाते हैं। इस तरह से यूँ घूमते रहते हैं। पोलन्स मान लीजिए या मेल फ्लावर्स मान लीजिए। अब जो वाटर करंट है ये उनके साथ मूव करते हैं और फीमेल फ्लावर की कहाँ तक पहुँचते हैं? स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। तो चूँकि यहाँ जल परागण की जो प्रोसेस है वो जल की सतह पर हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं अधिजल परागण, यानी कि एपीहाइड्रोफिली। वेलिसनेरिया के अलावा हाइड्रिला है, सी ग्रास है, जोस्टेरा, उसमें ये देखने को मिलता है। अधोजल परागण की यदि अपन बात करें तो सपोज कीजिए ये वाटर कंडीशन है। इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं सिरेटोफिल्लम। प्लांट का नाम है सिरेटोफिल्लम। ये सपोज कीजिए प्लांट है इस प्रकार से। तो यहाँ क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो जल के अंदर ही है और जो पोलन्स हैं वो रिबन शेप में पर देखने को मिलते हैं इस तरह से। ये फीमेल फ्लावर और ये जो सब हैं वो हैं पोलन्स। इन पोलन्स की खास बात है कि एक तो ये रिबन शेप्ड होते हैं, दूसरी बात इनकी जो सतह है उसके ऊपर श्लेष्मा की एक परत पाई जाती है जो कि इनको ख़राब होने से या गलने से बचाती है। अब जब वाटर करंट जो बह रही है, यानी कि जो पानी बहता है, तो ये उसके साथ साथ बहते हुए फीमेल फ्लावर की कहाँ तक पहुँचते हैं? स्टिग्मा तक। और इस तरह से यहाँ परागण की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। चूँकि ये जल के भीतर हुआ इसलिए हम इसको कहते हैं अधोजल
परागण। तो जल की सतह पर होने वाला अधिजल परागण, जल के भीतर होने वाला अधोजल परागण। जल परागण की जो प्रोसेस है जो कि अजैविक कारकों के अंतर्गत आती है, बहुत ही सीमित पौधों में देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये अधिजल परागण का एग्जाम्पल वेलिसनेरिया है, हाइड्रिला है, जोस्टेरा है, ये सब हैं। अधोजल परागण का एग्जाम्पल आप सिरेटोफिलम याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गए अपने अजैविक कारक। दूसरे जो हैं वो हैं पोलिनेटिंग एजेंट में जैविक कारक, जिनके बारे में अपन बात करते हैं। यानी कि यहाँ अपन अलग से लिख लेते हैं, परागणकारी कारक। नंबर 2 हैं अपने जैविक कारक। जैविक जो कारक हैं उनमें ज़्यादातर एनिमल्स यानी कि प्राणी, या हम ये कह सकते हैं प्राणियों द्वारा। प्राणियों द्वारा का मतलब जूफिली, यानी कि जंतु परागण एक प्रकार से। तो जंतुओं के द्वारा या प्राणियों के द्वारा यदि परफॉर्म करवाया जाता है तो उसको हम कहते हैं जैविक कारकों के अंतर्गत जूफिली, यानी कि जंतु परागण। अब यहाँ जो मुख्य बात है याद करने की वो ये कि जंतु कौन कौन से। जंतुओं में ज़्यादातर इंसेक्ट्स यानी कि कीट, इसके अलावा पक्षी, इसके अलावा चमगादड़, घोंगा, कुछ सरीसृप और गिलहरी जैसे जो प्राणी हैं, ये अलग अलग पादपों में परागण क्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करें जैसे कि कीट है, तो कीट में बीज, मधुमक्खियाँ हैं, बीटल्स हैं, भृंग या भंवरे जिनको अपन कह सकते हो। इसके अतिरिक्त बटरफ्लाइज, तितलियाँ हैं, वेस्प्स हैं, बर, इसके अलावा मॉथ, शलभ हैं। ये जो सारे कीट हैं इनके द्वारा यदि परागण होता है तो वो कहलाता है कीट परागण। क्या कहलाता है? कीट परागण। कीट परागण को आप याद रखेंगे एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। दूसरी खास बात आप याद रखेंगे, टोटल पोलिनेशन का मोर देन या इक्वल टू 80%, यानी कि पूरे पादप जगत में जितना भी परागण की प्रोसेस होती है उसका लगभग 80% या उससे भी ज़्यादा भाग कीटों द्वारा संपन्न करवाया जाता है। और कीटों में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं आपकी मधुमक्खियाँ, यानी कि बीज। अब कीट परागण दर्शाने वाले जो पादप हैं उनके जो पुष्प हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली बात तो ये कि पुष्प जो हैं वो डेफिनेटली रंगीन होते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं, साइज में बड़े बड़े से मतलब एक पर्टिकुलर परफेक्ट साइज़ होती है इनकी जो कीटों को आकर्षित कर सके अपनी तरफ। दूसरी चीज़, सुगंधित होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मकरंद युक्त होते हैं, यानी कि मकरंद का स्राव करते हैं। अब जब कीट यहाँ रिवॉर्ड यानी कि एक प्रकार से इनाम पाने के लिए किसके रूप में? मकरंद के रूप में अपना फूड या भोजन जब मकरंद के रूप में प्राप्त करते हैं तो वो एक तरह से इनाम होता है पौधों के द्वारा। किसको? कीटों को। कि वो जब यहाँ आते हैं तो मकरंद का स्राव करते हैं और उनके सिर पे, पैरों पे या उधर वाले भाग पे, पूरी बॉडी पे परागकण चिपक जाते हैं। यही प्रोसेस जब वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर दोहराते हैं तो वहाँ ये परागकण झड़ करके वर्तिकाग्र तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बीज। इसके अलावा बीटल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। वेस्प का यदि अपन एक एग्जाम्पल लें तो एक प्लांट है अंजीर।
अंजीर के साथ एक वास्प की बहुत स्पेसिफिक जो जाति है उसका एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ होता क्या है कि अंजीर के पौधे में वास्प के द्वारा परागण क्रिया संपन्न करवाई जाती है। बदले में इनाम के रूप में वेस्प क्या करती है, इस अंजीर के पौधे के अंडाशय में ये वेस्प अपने अंडे देती है। अंडे से लार्वा बाहर निकलते हैं। जब अंडाशय में किसका निर्माण होता है, सीड्स का फॉर्मेशन होता है। जब सीड विकासशील स्थिति में होते हैं तो लार्वा इन सीड से फूड प्राप्त करते हैं और एक पूरे परिपक्व कीट के रूप में तैयार होकर के बाहर निकलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों का जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मॉथ और एक प्लांट है, एक प्लांट एमोर्फोफिलस और एक प्लांट है यक्का। वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा मॉथ और यक्का के बीच में वही सेम मॉथ यक्का के प्लांट में पॉलिनेशन करवाती है। बदले में इनाम के रूप में यक्का का जो पादप है वो अपने अंडाशय में इसको अंडे देने के लिए जगह प्रदान करता है, यानी कि लॉक्यूल्स में अंडे देता है। सेम प्रोसेस जब सीड डेवलप होते हैं तो अंडों से क्या निकलते हैं बाहर, लार्वा बाहर निकलते हैं। तो कीटों के द्वारा जो परागण की प्रोसेस है वो कीट परागण कहलाती है। और कीटों को पादपों के द्वारा मकरंद के रूप में या लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनाम एक प्रकार से दिया जाता है। इसके बाद अपन बात करें पक्षी, तो पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है पक्षी परागण, जिसे आप लिख सकते हो ऑर्निथोफिली। याद रखेंगे इसका नाम ऑर्निथोफिली। एग्जाम्पल है जैसे कि सनबर्ड, हमिंग बर्ड। ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो एक प्लांट है जैसे कि कैलिस्टेमॉन है। इसके अलावा आपका टैक्यूमेला है, यानी कि रोहिड़ा जिसको अपन कह सकते हैं। उन प्लांट्स में इनके द्वारा परागण करवाया जाता है। इसी तरह से चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है चमगादड़ परागण। चमगादड़ एक प्रकार से स्तनी प्राणी है और ये चूँकि रात्रिचर है तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं। तो ये चमगादड़ उन पौधों में जो पुष्प हैं उनमें ये क्या करवाता है, परागण क्रिया करवाता है। फॉर एग्जांपल कचनार। ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ के बाद में यदि अपन बात करें घोंगा, तो कुछ ऑर्किड्स प्लांट हैं उनमें घोंगे के द्वारा परागण की क्रिया करवाई जाती है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स की यदि अपन बात करें तो गार्डन लिजार्ड, गिरगिट जिसको अपन कह सकते हैं। इसके अलावा एक और है जीको या गीको, एक ही बात है, आप याद रख लें इसको। लिजार्ड है ये भी गार्डन में कुछ प्लांट्स में परागण की क्रिया को संपन्न करवाती है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें एंट्स यानी कि जो चींटियां हैं वो परागण की क्रिया को संपन्न करवाती हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं जैसे कि खेजड़ी हुआ और बहुत सारे जो बेर वगैरह की जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ आप देखेंगे तो मिर्मिकोफिली यानी कि प्लांट्स और चींटियों के बीच में जो कॉम्बिनेशन पाया जाता है उसको मिर्मिकोफिली कहते हैं। तो वहाँ इनके द्वारा जो परागण की क्रिया है वो इनके द्वारा संपन्न करवाई जाती है। बेर की जो झाड़ी है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी आपको चींटियाँ देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से जो शहतूत का जो पौधा होता है उस पर भी आपको चींटियाँ काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त एक है आपका गिलहरी, छोटा सा प्राणी है। ये ज़्यादातर पेड़ों पर रहने वाला प्राणी है और इसमें बेसिकली देखने को मिलता है कि जो प्लांट है सेमल, जिसको सिल्क कॉटन
बॉटनिकल नेम होता है बॉम्बिक्स सीबा, उसमें ये परागण की क्रिया को संपन्न करवाता है। तो एनिमल्स के थ्रू हमने देखा कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, कुछ मोलस्क के द्वारा भी होता है, चींटियों के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, और कुछ आर्बोरल जिनको अपन कह सकते हैं कि वृक्षवासी जो प्राणी हैं, वृक्षवासी या आर्बोरल्स या ट्री ड्वेलर्स जो प्राणी हैं, जैसे कि लेमूर, बंदर के जैसे ही होते हैं देखने में, ये वृक्षवासी यानी कि ज़्यादातर ये वृक्ष पर ही रहते हैं, उनके द्वारा भी पादपों में परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो बेसिकली जो मेन चीज़ निकल कर के सामने आती है वो ये आती है कि पादपों के बीच में और इन जंतुओं के बीच में जो कि जैविक कारक परागणकारी कारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यहाँ इनके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हालांकि हर पादप परागण के बदले किसी न किसी जीव को किसी न किसी रूप में भोजन, सुरक्षा, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जगह, जैसे कि यहाँ वेस्प, अंजीर जो है वेस्प को दे रहा है, यक्का जो है मौत को दे रहा है, इस प्रकार से कोई ना कोई रिवॉर्ड उनको ज़रूर दिया जाता है। दूसरी बात ये कि अगर जैसे कि अगर अपन इसका परागण क्रिया का अगर अपन एक एडवांटेज देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं, जैसे कि कीट परागण मोस्टली 80% से ज़्यादा कीटों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है और मधुमक्खी के द्वारा मोस्टली सबसे ज़्यादा। तो यदि कोई किसान यदि अपने जो फसल लगा रखी है उसने खेत में, उसमें अगर बाउंड्री के तौर पे या कुछ एक पोर्शन बना करके स्क्वायर के रूप में या रेक्टेंगल के रूप में कुछ पोर्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का, जैसे कि गेंदा हो गया या अन्य कोई भी जो प्लांट्स फ्लावर्स जो मार्केट में पूजा के लिए या अन्य एस्थेटिक वैल्यूज़ के लिए बिकते हैं, उनको भी लगा ले, मधुमक्खी पालन भी कर ले, तो एक तो कि मधुमक्खियाँ खूब सारी होंगी तो पोलिनेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि पोलिनेशन की रेट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ ही साथ वहाँ वो उन फ्लावर्स को मार्केट में बेच करके भी पैसा कमा सकता है। और मधुमक्खी जो पालन कर अगर वो वहाँ करता है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू वो शहद वगैरह या अन्य जो एपीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच करके भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैविक कारकों के बिना इस पृथ्वी पर किसी भी पौधे का 80% से भी ज़्यादा जो पौधे हैं उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका परागण और परागण के विभिन्न प्रकार और परागणकारी कारक, जिसमें जल परागण, वायु परागण, ये दो आपके जैविक कारकों में आते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा जो कीट परागण हुआ, पक्षी परागण हुआ, चमगादड़ परागण हुआ, घोंघे के द्वारा हुआ, गिलहरी के द्वारा हुआ, आर्बोरल्स के द्वारा हुआ, यानी कि जो वृक्षवासी जीव हैं उनके द्वारा हुआ। तो ये सब इनके बीच में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पाया जाता है। जल परागण के जो पुष्प हैं, यानी कि जो जल परागण दर्शाने वाले जो पुष्प हैं, इनकी विशेषता की यदि अपन बात करें तो पहली बात तो ये कि ये ज़्यादा विशेष कोई आकर्षक भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ कि इनमें मकरंद का भी क्या होता है, अभाव होता है। तो इनमें बेसिकली अगर अपन देखें तो यहाँ चूँकि जो एनिमल्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये इस तरह के होते हैं। और ख़ास बात जो है कि इनकी जो पोलन्स हैं जब भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं वाटर के थ्रू, तो उन पोलन्स की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर श्लेष्मा का आवरण निश्चित तौर पे पाया जाता है, ताकि वो डिग्रेड या डिजनरेट नहीं। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे परागण का अंकुरण, पराग नलिका और उसका जो मार्ग है उसके बारे में। थैंक यू।